हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मैं जीएस 1 2 3 4 चारों जीएस पेपर्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल जीएस 1 डिस्कस करूंगा और जीएस 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड और जीएस 4 एथिक्स से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। तो टोटल 4 वीडियोस होगी। ये पहली वीडियो है ऑन जीएस 1। तो जीएस 1 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो जीएस के पेपर्स हैं, चाहे कोई सा भी पेपर हो, 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो, उसमें दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो आपका सेल्फ नोट्स होता है, सेल्फ मेड नोट्स। आपको कोचिंग में कितने भी नोट्स मिल जाए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, उसमें मार्क कर लें या दूसरे कोचिंग के नोट्स खरीद लें या किसी टॉपर के नोट्स खरीद लें, वो सब अच्छी बात है अगर आप उसको यूज कर रहे हैं एज वैल्यू एडिशन मटेरियल। लेकिन फाइनली जो आपको काम आने वाला है वो आपका खुद का नोट्स ही होने वाला है। रीजन बिंग, जब आप खुद का अपने से नोट्स बनाएंगे तो जो भी चीजें आप अपने नोट्स में लिखेंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में उसको रिप्लिकेट कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एंड टाइम में आपको रिवीजन भी करना है। तो अगर आपके खुद के नोट्स होंगे और वो भी टू द पॉइंट और क्रिस्प नोट्स होंगे, तो डेफिनेटली आप एंड टाइम में, जिस समय 15 दिन या फिर 10 दिन बचे होंगे मेंस के लिए, तो उस समय आपको रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। तो जीएस 1 की अगर मैं बात करूं तो जीएस 1 काफी स्टैटिक सा पेपर है। इसमें ज्यादा करंट अफेयर्स का कुछ ज्यादा रोल होता नहीं है, बशर्ते एक दो जगह हो जाए। बस आप हाँ कुछ चीजें कोट कर सकते हैं। ज्योग्राफी में लेट से साइक्लोन पे सवाल आया, तो अभी साइक्लोन अम्फान आया हुआ है, तो आप उसको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो इतना तक रोल होता है डेफिनेटली करंट अफेयर्स का, लेकिन इससे कुछ खास ज्यादा नहीं होता है। करंट अफेयर्स का मेनली जो रोल होगा वो पेपर 2 और पेपर 3 में होगा। जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 में होगा। 1 और 4 स्टैटिक सही पेपर है। हाँ, कुछ कुछ सवाल, जैसे लेट से 2016 में एक सवाल आया था स्मार्ट सिटीज पे। तो अर्बनाइजेशन सिलेबस में है, तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड उसको कर्व करने के लिए या फिर उस अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी पे सवाल आ गया था, तो आप कह सकते हो वो करंट अफेयर्स का रोल है, लेकिन एकदम मिनिमम रोल है। डायरेक्टली करंट अफेयर्स से शायद ही कोई सवाल आए, या बहुत हो गया तो एक सवाल आ जाएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स की चीजें आप कोट डेफिनेटली कर सकते हो। तो जीएस, कोई सा भी जीएस पेपर हो, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक, जो आप सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे, और दूसरी जो चीज है वो है आपके आंसर राइटिंग स्किल्स। खुद के नोट्स और आंसर राइटिंग स्किल्स सारे ही पेपर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो। और जीएस 1 में उतना करंट अफेयर्स का रोल नहीं होगा, ना ही 4 में होगा, लेकिन हाँ 2 और 3 में करंट अफेयर्स का रोल होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले ये भी डिस्कस कर लूंगा कि सिलेबस वाइज जो जीएस 1 में मेंशन्ड है वो आप कैसे खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको फर्दर मार्क्स इंक्रीज करना है, तो आप क्या कुछ ऐसा कीवर्ड डाल सकते हैं जिसके आप आसानी से आपको मार्क्स बढ़ जाए और आसानी से आपको मार्क्स ज्यादा मिलने लगे। और जीएस 1 पे फोकस करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी स्कोरिंग पेपर है ये। और अगर थोड़ा फैक्चुअल भी पेपर है ये, लेकिन आपने इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो मार्क्स इस पेपर में निकलते हैं। और सबसे बढ़िया ये होगा कि इसमें अगर सोसाइटी का टॉपिक छोड़ दे, मेनली 3 सेक्शन है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो सोसाइटी का एस्पेक्ट अगर छोड़ दे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो आपका प्रीलिम से ही क्लास होता है। हाँ, थोड़ी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जो मैटर, जो कंटेंट आपको पढ़ना है, जो प्री में पढ़ेंगे वही आपको मेंस में पढ़ना है। तो बेनिफिशियल ये होगा, जिस समय आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, उसी समय आप अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेंस के एंगल से भी अपना खुद का नोट्स बना लें, तो कम टाइम में आपकी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में जीएस 1 की मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको प्रीलिम्स के बाद जीएस 1 में ज्यादा कुछ टाइम नहीं देना होगा, मेनली आपको सोसाइटी में ही देना पड़ेगा, सोशल इश्यूज वाले सेक्शन पे। तो बेटर ये होगा कि आप अपना नोट्स इसी टाइम पे बना लीजिए, जिस समय आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो उस समय बना लेंगे। तो ऊपर से आपको अभी काफी ज्यादा टाइम भी मिला हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स एक्सटेंड होगा, और कब होगा अभी भी पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड में, ऐसा लग रहा है कि जुलाई एंड में होगा। तो अगर लेट से आपको मार्क्स इंक्रीज करना है तो आप किस किस चीजों पे फोकस कर सकते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और सोसाइटी के लिए। उसके बाद मैं सेक्शन वाइज हिस्ट्री में भी जो जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है उसका नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करें, किस चीज पे फोकस करना है, तो उस चीज को भी मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो हिस्ट्री में लेट से आंसर राइटिंग स्किल्स रिलेटेड, कि आंसर राइटिंग स्किल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए भी, और नोट्स कैसे बनाए उस चीज के लिए भी सेपरेट वीडियो होगी, जिसमें मैं 1 2 3 4 सब कुछ कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पे जीएस 1 स्पेसिफिक बातें कर लेंगे कि जीएस 1 में अगर आंसर राइटिंग आप अप्रोच कर रहे हैं तो आप
अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने आंसर में बिसाइड्स द मेन कंटेंट। मेन कंटेंट तो डेफिनेटली आपके आंसर में होगा ही। तो इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपका मेन कंटेंट होगा, मेन बॉडी होगा, फिर कंक्लूजन होगा। उसके अलावा कुछ आप सब टाइटल्स डाल सकते हैं, डायग्राम डाल सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री में कीवर्ड्स जो आपको डालना होगा, पर्सनालिटीज का नाम, इवेंट्स का नाम, डेट्स, ये सब अगर डालेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और हिस्ट्री में सबसे बढ़िया तरीका होता है आपके मार्क्स इंक्रीज करने का, आपके आधे से एक नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे कि लेट से कोई सवाल है, इस बार 2019 में एक अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे कॉम्बाइंड एक सवाल आया था। तो जब आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाला पार्ट जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप आंसर कर रहे हैं, तो उसमें आप एक चार्ट बना सकते हैं, राइट हैंड साइड में एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप मेन मेन इवेंट्स लिख सकते हैं। लेट्स से 1776 में यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ, 1784 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1861 में वहाँ पे सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार वहाँ स्टार्ट होगा। तो ये सब मेजर इवेंट्स है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के। तो ये सब अगर डेट्स एक टेबल में आप डेट्स और साथ में उसका इवेंट्स डाल दिए तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आपको बेसिक फैक्ट्स तो पता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। तो आपके आधे से एक नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो आप हिस्ट्री में अगर 4 सवाल आ रहा है, अगर लेट से आते हैं तो लगभग 5-6 सवाल है, तो अगर 4 सवाल आ रहा है, लेट से 6 सवाल आ रहा है, तो 6 सवाल में 2 से 3 सवाल में अगर ये टेबल बना दिए तो आपके, अगर 3 सवाल में बना दिए, सब में एक नंबर मिल गया तो आपके 3 नंबर ऐसे ही बढ़ गए। तो ये टेबल बनाने का काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस में उतना टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। और कल्चर में जो आप प्रीलिम्स में करेंगे उसी समय आप नोट्स बना लीजिए, तो वही आपका मेंस का भी काम करेगा। और मैं सेपरेट सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज में फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा हिस्ट्री में अगर कुछ एब्सर्ड सा क्वेश्चन आ गया तो ज्यादातर पूछा क्या जाएगा, इस पर्टिकुलर इवेंट के कॉजेस क्या थे और इफेक्ट्स क्या थे। तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, कि सोशल कॉज क्या था, इकोनॉमिकल कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, सोशल इफेक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ, या फिर पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ किसी भी चीज़ का, बीट अमेरिकन रिवॉल्यूशन या बीट ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके अलावा ज्योग्राफी में आप मान के चलिए 7 से 8 सवाल आएगा और हर सवाल में डायग्राम डालना है, हर सवाल में डायग्राम डालना है। जिस सवाल में आप डायग्राम ज्योग्राफी में मिस कर रहे हैं वहां आपका एक नंबर ऐसे ही जा रहा है। तो डायग्राम बनाना ना बनाना, अब 8 सवाल है तो मान लेते हैं एक सवाल में डायग्राम नहीं बनाया जा सकता है, 7 सवाल में बनाया जा सकता है। 7 सवाल में अगर डायग्राम किसी में नहीं बना रहे हैं तो आपके 7 नंबर लूज हो रहे हैं, सब में बना रहे हैं 7 नंबर गेन हो रहे हैं। तो ये 7 नंबर का फर्क आसानी से पड़ जाता है। और डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग शायद उतना डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। डायग्राम मतलब मैं यहाँ पे मैप बोल रहा हूँ, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप एज रिक्वायर्ड। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप आपके 20 सेकंड में आपसे बन जाना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई कई डायग्राम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे साइक्लोन पे सवाल आए तो आप साइक्लोन का बाकायदा डायग्राम बनाइए कि ये आई है और किस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज विंड्स मूव करती है साइक्लोन में। तो या फिर एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप अगर नहीं भी पूछा गया है तो राइट साइड में एक टेबल बनाए जिसमें आप लिख सकते हैं कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन 1 2 3 4। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। और सोसाइटी में वैल्यू एडिशन का मेन तरीका होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स डालें, स्कीम डालें, कमिटी के नाम डालें, एग्जाम्पल्स डालें और कुछ डायग्राम्स भी डाल सकते हैं अगर इनोवेटिव फॉर्म में। जैसे मैं एक अर्बनाइजेशन टॉपिक पकड़ता हूँ तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आप डाल सकते हैं कि इंडिया में लगभग 31% ऑफ द पीपल लिव इन सिटीज। तो स्टेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज 31%, बट वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट स्टार्ट इट वुड बी अराउंड 40 to 45% बाय 2050। तो ये स्टैटिस्टिक्स हो गया। स्कीम का नाम आप डाल सकते हैं, स्मार्ट सिटी स्कीम है, फिर अमृत स्कीम है। उसके अलावा आप कमेटी का नाम डाल सकते हैं, इसरजज अहलुवालिया कमेटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वो आप डाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, जैसे आप ये लिखेंगे कि स्लमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप एग्जाम्पल अगर धारवी स्लम डालेंगे तो आपका कंटेंट और बूस्ट होगा। हर किसी को पता है लेकिन हर कोई लिखेगा नहीं, ये भी सीधी सी बात है। तो आप अगर एग्जांपल्स भी डाल रहे हैं तो आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। फिर आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं। कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन है तो वो घिसा पिटा ही कॉज है, वही सोशल कॉज होगा, वही इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, जो भी यही सब कॉजेज होंगे। तो उसको आप बबल टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं कि एक बबल बना दिए कॉजेज और तीर देके चारों तरफ जो जो भी कॉजेज है 3-4 वर्ड में एक फ्रेज डाल के आप लिख सकते हैं। तो जहां पे भी आपका जेनरिक कंटेंट हो रहा है वहां पे आप डायग्राम की अगर मदद लेंगे तो होगा क्या कि कम टाइम में कर लेंगे, दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो अब सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैं बता दिया कि आप आंसर अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा जिसके चलते आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो अब सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कल्चर को, मॉडर्न हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी और ज्योग्राफी में कि जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई है तो उसका आप नोट्स कैसे बनाएं।
तो सबसे पहला आता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जो स्पेसिफिकली जो सिलेबस में लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे 3 चीज पे फोकस है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। और आर्ट फॉर्म्स ऐसे ही काफी वास्ट है, उसमें पॉटरी भी आ सकता है और उसमें पपेट्री भी आ सकता है, उसमें न्यूमिस्मैटिक्स भी आ सकता है, तो उसमें बहुत चीज़ आ सकती है। तो जितना आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं उतना ही आप पढ़ के जाइए, लेकिन हाँ अपना नोट्स बना लीजिए प्रीलिम्स के टाइम में, जो आप मेंस के टाइम में रिवाइज भी कर लेंगे। और कल्चर में कितना क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर कल्चर में आपको स्पेसिफिकली डाउट हो रहा है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो आर्ट फॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको लिटरेचर पे और आर्किटेक्चर में। तो लिटरेचर में आप क्या क्या कर सकते हैं, लिटरेचर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है संगम लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। उसके अलावा आर्किटेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे संगम लिटरेचर पर ऑलरेडी सवाल आ गया है, संस्कृत लिटरेचर पर अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले 2-3 साल में आ ही जाएगा। आर्किटेक्चर में जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक है टेम्पल आर्किटेक्चर, जो द्रविड़, नगाड़ा, वेसार तीनों में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा स्तूपा आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर पर ऑलरेडी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा रॉक कट केव आर्किटेक्चर, अजंता एलोरा को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और बाद बाकी केव्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि एक अच्छा सा आंसर 2 या 3 पन्ने का आंसर अगर आप लिख सके अगर केव आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा रहा स्कल्पचर। स्कल्पचर में मेजरली 3 स्कूल्स है, एक है गांधारा, फिर एक है मथुरा और एक है अमरावती। तो ये तीनों का अगर नोट्स बना लिए 1 से 2 पन्ने में तो आप अच्छा आसानी से आंसर कर लेंगे। इवन गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा है, एक बार 2014 में पूछा था और एक बार अभी 2019 में पूछा है। तो ये आर्किटेक्चर लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लिटरेचर और आर्किटेक्चर आप एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम्स में भी देख सकते हैं। जैसे लिटरेचर है, मौर्यन लिटरेचर पे आप 1 पन्ने का नोट्स बना लीजिए, गुप्ता लिटरेचर पे 1 पन्ने का नोट्स बना लीजिए। उसके अलावा विजयनगर हो गया, उस लिटरेचर उस पर नोट्स बना लीजिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल लिटरेचर पे 1 पन्ने का नोट्स बना लीजिए कि कौन कौन मेजर किताबें लिखी गई थी, किसने लिखी थी और किस इशूज पे लिखी थी। उसके अलावा आर्किटेक्चर में भी मौर्यन आर्किटेक्चर में मेनली तो आप स्तूपास पे फोकस होगा, गुप्ता आर्किटेक्चर, फिर चोला आर्किटेक्चर, विजयनगर आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत में जो मेजर आर्किटेक्चर थे, मुगल आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे कैसे वो डिफरेंट है, क्या क्या उनके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। तो ये सब बना लिए तो आपका लिटरेचर और आर्किटेक्चर भी कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन बार बार फीचर करते हैं वो होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एरा के तो मैंने बता दिया, लिटरेचर आर्किटेक्चर तो आपको करना ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ये 5 टॉपिक्स भी आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ रिपीटेटिव सवाल आते हैं। तो आप ऐसा देख के चलेंगे, अगर 2 सवाल कल्चर में आता है तो 1 सवाल आपका आसानी से इसी में से ही फंस जाएगा, जो आप आसानी से अच्छे तरीके से आंसर कर लेंगे। और बाद बाकी जो अगर दूसरा फंसा, जैसे 2017 में गुप्ता न्यूमिस्मैटिक पे क्वेश्चन आया था, अब उसमें आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बस इतना पता होगा कि गोल्डन एज था, गोल्ड कॉइन्स वगैरह थे, थोड़ा बहुत भी आप उस जो आइडिया होगा उतना ही आप लिख लेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। 2 में से 1 सवाल आपका अच्छे से फंस जाएगा। उसके बाद आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया में जो सिलेबस में लिखा गया है दैट इज modern Indian history from about middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues। तो इस पर्टिकुलर, और दूसरा पार्ट है कि फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे अब क्या क्या करना है, तो आप स्पेक्ट्रम तो पढ़ेंगे ही मॉडर्न इंडिया के लिए, तो उसका समरी आप देखेंगे जब आप प्रीलिम्स के लिए रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसी समय आप अगर नोट्स भी बना लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब उसमें काफ़ी एस्पेक्ट ऐसे ही कवर हो जाएगा, लेकिन आप कुछ कुछ अलग चीज़ें आपको करनी होगी जो शायद आप प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं कर रहे होगे। जैसे पर्सनैलिटीज स्पेसिफिकली लिखा गया है, तो गांधी हुआ, नेहरू हुआ, पटेल हुआ, बोस हुआ, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा सिग्निफिकेंट इवेंट्स तो ऐसे ही स्पेक्ट्रम में सारा कवर्ड ही है। और एक सिलेबस में लिखा है कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पूछा जो जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कंट्रीब्यूशन, नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, ये पूछा जा सकता है। यूपीएससी का फोकस होता है नॉर्थ ईस्ट पे, रीजन बीइंग क्योंकि वो नेग्लेक्टेड रीजन है। अब जैसे प्रीलिम्स में ही यूपीएससी अगर जब पूछता है ज्योग्राफी का सवाल, एक सवाल आना है रिवर्स पे, एक सवाल आना है माउंटेन सिस्टम पे, यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करता है। तो यहाँ पे भी ऊपर से लिखा भी गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था ये पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम ही काफी है। और मॉडर्न इंडिया में 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक सवाल होता है जो डायरेक्टली स्पेसिफिक किसी इवेंट पे आ जाए कि ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे, तो ये इवेंट स्पेसिफिक सवाल है। जब आप इसको अप्रोच कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले कुछ कुछ रिवोल्ट्स के नाम आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। मेन बॉडी में ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो पूछा गया वो आप डालेंगे।
उसके बाद ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 से बाद की कहानी को एंड में लिंक कर देंगे आप कंक्लूजन में। तो ये हुआ कि स्पेसिफिक इवेंट पे क्वेश्चन है। और एक होता है कि पूरा आपको मॉडर्न इंडिया स्कैन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सवाल आ गया कि वर्किंग क्लास का क्या रोल था, तो आपको 1890 से लेकर 1947 तक क्या रोल था वर्किंग क्लास का, आपको वेरियस इवेंट्स कोट करने होंगे। तो इसमें आपको पूरी मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन स्कैन करना होगा। तो उसमें आप कुछ कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं, जैसे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या फिर लेफ्टिस्ट या फिर कम्युनिस्ट का क्या रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, वर्किंग क्लास का क्या रोल रहा था, बिजनेस क्लास का क्या रोल रहा था, जो ट्राइबल्स अपराइजिंग जो हुई थी थ्रू आउट द हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया वो कौन कौन सी थी, पीजेंट स्ट्रगल के बारे में पूछा जा सकता है, वुमेन का रोल क्या था, फॉरेनर्स का रोल क्या था, प्रिंसली स्टेट्स जो प्रजामंडल मूवमेंट थे उनका क्या रोल रहा था, ब्रिटिशर्स का रिलेशन प्रिंसली स्टेट के साथ क्या रहा था, सिविल सर्विस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा था, फिर नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इसमें आपको क्या है कि पूरा मॉडर्न इंडिया को स्कैन करना होगा। तो ये सब टॉपिक्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डेट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा गया है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो इसमें कंसोलिडेशन पे फोकस किया गया है। तो कंसोलिडेशन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो जो मेन फोकस एरिया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इस पर अभी तक सवाल नहीं आया है और आ सकता है। और ऊपर से सिक्किम को कैसे इंटीग्रेट किया गया, गोवा को कैसे इंटीग्रेट किया गया, ट्राइबल्स को कैसे इंटीग्रेट किया गया मेनलैंड इंडिया में थ्रू द पॉलिसी ऑफ पंचशील, ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। फिर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स पे भी आप नोट्स बना लीजिएगा। और कुछ कुछ जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, प्लानिंग कमीशन का क्या रोल रहा था, इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्यों हुई लगाई गई या फिर उसका क्या इंपैक्ट रहा, 1991 रिफॉर्म से रिलेटेड आप नोट्स बना लीजिएगा। बस दैट्स इट, इतना ही हम मॉडर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर कर लिए तो वो काफी होगा। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है भाई साहब सवाल एक, ऊपर से 2017-18 का ऐसा सिनेरियो था कि वो उटपटांग सवाल पूछते थे। तो वहां पे जैसा सवाल आता था, एक बार अफ्रीका पे सवाल आ गया, मले पेनिनसुला पे सवाल आ गया, ज्यादा लोगों को कुछ पता नहीं होगा, वहां पे आपके मैप ही डाल दिए उसका और थोड़ा बहुत कुछ लिख दिए तो उसी के जो मार्क्स मिलेंगे तो मिलेंगे। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक सवाल आ जाता है मेन इवेंट्स पे, जैसे 2019 पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया, तो जिसने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा वो काफी अच्छे से आंसर लिखा होगा। तो जो सिलेबस में मेंशन्ड है और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उस पर आप नोट्स बना लीजिएगा। मेन फोकस होगा कि उसके कॉजेस क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, और कुछ कुछ जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए विथ डेट्स, पर्सनालिटीज एंड इवेंट्स, वो आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। तो वो जो सिलेबस में लिखा गया वही है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड की थी, कोलोनाइजेशन क्यों हुआ था, डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ था, उसके पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड है, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, उसके क्या क्या फॉर्म्स है और उसका क्या इफेक्ट हुआ था ऑन सोसाइटी, इससे रिलेटेड आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद अदर जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, अमेरिकन सिविल वार, वियतनाम वार, कोरियन वार, और फिर नेपोलियनिक कोड के बारे में, नेपोलियन का क्या रोल रहा था इन द इमरजेंस ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, और उसके अलावा कोल्ड वार पे। इतना ही आप एरिया अगर अच्छे से टच कर लिए तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो जाएगा। मुश्किल से आप 2 दिन देंगे तो ये सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लोवेयर ये सब किताब और एक कौन जिन की भी किताब आती है वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई एक पतली सी किताब उठाइएगा मार्केट से जिसमें ये सारे इवेंट्स दे रखे हो जो मैंने आपको बताया, और उसके नोट्स बना लीजिएगा। डेट्स इट। डायरेक्ट सवाल वहाँ से आया तो आपके नोट्स से ही कोई वहाँ जाके चेपना है, और अगर इधर उधर का सवाल आया तो फिर सबके लिए इधर उधर का है, तो फिर उसमें आपको माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो जो टॉपिक्स लिखे गए उसमें आपको करना क्या क्या वो मैं बता रहा हूँ। तो एक सबसे पहला जो लिखा हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के 6-7 सैलिएंट फीचर्स आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। उसके अलावा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो 2 पार्ट उसमें बना लीजिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं कि इंडिया डाइवर्स है, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं कि इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट को आप 5-6 पॉइंट से कवर कर लीजिएगा। और सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल आ रहा है रीजनलिज्म पे, तो रीजनलिज्म क्या है, क्यों होता है, एक डेफिनेशन दे दिए, फिर कॉजेज दे दिए, उसका इम्पैक्ट बता दिए, और फिर वे फॉरवर्ड लिखे कि अब क्या कर सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये सब तो डेफिनेटली आपके नोट्स में होगा, लेकिन आप एग्जाम्पल जब तक कोट नहीं करोगे रीजनलिज्म का, जैसे
झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, कुछ हद तक इसमें रीजनलिज्म का योगदान था। नए स्टेट्स के डिमांड हो रहे हैं, रीजनलिज्म नॉर्थ ईस्ट में भी है, कश्मीर इंसर्जेंसी हो रही है, पंजाब मिलिटेंसी हुई थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड है, तमिलनाडु में द्रविड़ नाडु की डिमांड हुई थी, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जब पास हुआ तो काफ़ी ज़्यादा साउथ में अनरेस्ट हुआ था। तो ये सब जब इंस्टेंसेस आप कोट करेंगे तभी जाके आपको रीजनलिज्म वाला का जो सवाल आएगा तो उसमें आपको मार्क्स सही से मिल पाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब रोल ऑफ वुमेन में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में एसएचजी का क्या रोल है ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे भी आप जीएस पेपर 2 में एसएचजी तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जब आप एसएचजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ केसेस स्टडीज डालना इंपॉर्टेंट है, जैसे कुदुम सिंह मॉडल, मायराडा मॉडल, या फिर टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का जो मॉडल था, लिज्जत पापड़ जो सक्सेस स्टोरी है गुजरात की एसएचजी की, वो आप कोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है एसएचजी को प्रमोट करने के लिए, ये सब आप डाल सकते हैं। और फिर रोल ऑफ वुमेन में वुमेन एम्पावरमेंट पे सवाल आएगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, ऐसे भी आना ही है। और ऐसे जब प्रिपेयर कर लिए तो ऑब्वियसली जब आपका ऐसे प्रिपेयर्ड है तो अगर जीएस मेंस में सवाल आएगा तो आसानी से आप वुमेन से रिलेटेड कोई से भी इशू, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर लेंगे। तो आप ऐसे किस एस्पेक्ट पे लिखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, उसकी इफेक्टिवनेस क्या रही है, फर्दर क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कैसे कर सकते हैं कि अभी भी इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब फैसेट्स पे आप 5-6 पॉइंट्स बना लेंगे तो डेफिनेटली आपका वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज है, तो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज में अगर बात करूं तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं बता रहा हूं। एक है कि सेक्स रेशियो कम है, तो क्यों कम है, क्या क्या स्टेप लिया गया है, डेटा तो आपको डालना ही है, जो स्टेप लिया गया उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, स्टेप क्या क्या लिया गया, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तो अभी तक भी कम नहीं हुआ है तो फर्दर क्या किया जा सकता है, ये सब पे बना लिए। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड आप नोट्स बना लिए 2 पन्ने का। फिर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, इंडिया में आईएमआर और एमएमआर इतना ज़्यादा है तो वो डेटा क्यों इतना ज़्यादा है और क्या किया जा सकता है। फर्दर माइग्रेशन किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब माइग्रेशन हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। फिर फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, और जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज। तो पोवर्टी, अब मैं आपके नोट्स किस एस्पेक्ट में बनाएंगे, अगर 2 से 3 पन्ने का नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की पोवर्टी क्या है, पोवर्टी के कॉजेज क्या हैं, उसके अलावा उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसकी इफेक्टिवनेस क्या क्या रही है, फर्दर क्या किया जा सकता है, पोवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, और चेंज इन पोवर्टी रेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हुआ है। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। जब आप पोवर्टी को डिफाइन कर रहे हैं तो आप अपना लैंग्वेज नहीं डालेंगे, जैसे डिफाइन किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के द्वारा या फिर अमर सेन ने कैसे डिफाइन किया, तो वो आपको एस्पेक्ट डालना है, तभी जाके आपको नंबर मिल पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो उसमें आपको क्या बनाना है, अर्बनाइजेशन है तो पहले तो आपको स्टैट्स डालना इंट्रोडक्शन है, फिर उसके कॉजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, फिर क्या स्टेप लिया जा सकता है इन ऑर्डर टू चेक अर्बनाइजेशन और टू मेक अर्बनाइजेशन मोर इफेक्टिव। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है स्पेशली स्मार्ट सिटी और अमृत पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कभी भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या सवाल आया है और फिर क्या आ सकता है। तो ये सब हर सिलेबस में जब आप देखेंगे जैसे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, तो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल आया है, क्या क्या आ सकता है, तो ऐसे ही आपको 5-6 सवाल मिल जाएंगे। वही 5-6 सवाल को आपको नोट्स में डाल देना इन पॉइंटर फॉर्म्स, इन कॉन्साइज फॉर्म, तो वही आपके नोट्स बन गए। तो इफेक्ट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी जो प्रीवियस ईयर में आया गया तो वो तो डेफिनेटली आप नोट्स में डालेंगे। उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी को आप तोड़ सकते हैं कल्चरल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट और सोशल इंपैक्ट, और इन तीनों में भी पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। तो टोटल 6 पार्ट हो गए, तो ये 6 पार्ट में आप 3-3 पॉइंट डाल देंगे, 18 से 20 पॉइंट हो जाएंगे, तो आपका काफी अच्छा नोट्स बन जाएगा ऑन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके अलावा सोशल इंपावरमेंट है, तो सोशल इंपावरमेंट में जो दिमाग में आता है वुमेन इंपावरमेंट आता है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए तो मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म है टॉपिक में, तो इसमें आपको बस तीनों ही के लिए स्पेशली कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म के लिए क्या करना है, डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट और उसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या लिया जा सकता है। और सेकुलरिज्म के लिए कि सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म वेस्टर्न से कैसे अलग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है सेकुलरिज्म से रिलेटेड, यही आपको नोट्स में डालने हैं। और यहाँ पे कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म में आपको एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा देने हैं। जैसे मैंने रीजनलिज्म का बताया कि जब तक आप वो 5-6 एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तब आपको सही से नंबर नहीं मिल पाएंगे।
उसके अलावा जब सोशल इंपावरमेंट है तो उसमें वेरियस, या फिर सोशल इंपावरमेंट है और पॉपुलेशन है तो उसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज जो हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो जीएस पेपर 2 में भी इनफैक्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाला टॉपिक है। आप चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ करें, एक जगह कर लें, कहीं ना कहीं आपको करना तो है ही। तो टोटल 8 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला चाइल्ड, दूसरा यूथ, तीसरा ओल्ड एज, चौथा वुमेन, पांचवा डिसेबल्ड, छठा SC ST, सातवां माइनॉरिटी और आठवां LGBT एंड ट्रांसजेंडर। ये 8 है मेनली जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो यूपीएससी पूछ सकता है। 8 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मैंने बता दिया। और इनके विद इन क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो इनके विद इन प्रिपेयर करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री उसको देखती है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या लॉज है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 8 चीजें देखनी है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या क्या है, मिनिस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एसटी से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंस्टीट्यूशन कौन है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338 ए के द्वारा कवर होता है। उसके अलावा आपको देखनी है पॉलिसीज देखनी है, तो पंचशील पॉलिसी है। उसके अलावा स्कीम्स देखनी है, तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखने हैं, तो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एसटी से रिलेटेड, ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2016 में। और उसके अलावा आपको वेरियस लॉज देखने हैं, तो एसटी से रिलेटेड कौन कौन से लॉज है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, फिर सिविल राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो ये सारे प्रोविजन, पीसा एक्ट है, तो ये सब एक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है जैसे समता जजमेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ सेक्शन में इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए बीजिंग कन्वेंशन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में मैं सबसे पहले बताया कि कोई सा भी सवाल हो तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। और अब नोट्स बनाने के लिए आप कौन सी बुक रेफर करेंगे, तो उसको मैंने अगर नहीं बताया था। इंडियन कल्चर में आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं, बीट CCRT, बीट नितिन सियानिया। एक हाँ NCERT जो 11th की फाइन आर्ट्स की, वो तो आपको पढ़ना ही है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई सा भी कहीं सा भी आपको मिल जाए, दैट इज मोर देन इनफ। आपको बस नोट्स बनाने कहीं सा भी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने विजार्ड रेफर किया था, 100 पन्ने की किताब थी, तो मैंने वो रेफर किया था। आप दूसरे भी कर सकते हैं, जितनी पतली किताब रेफर करें उतना बेटर होगा। सोसाइटी के लिए आप NCERTs की एक बार बेसिक रीडिंग कर लीजिए। उसके अलावा कोई भी कोचिंग का वैल्यू एडिशन मटेरियल से आप नोट्स बना सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए NCERT इज मोर देन इनफ। कुछ कुछ सेक्शन के लिए आप नोट्स डिफरेंट कोचिंग का आप रेफर कर सकते हैं, जैसे वाटर स्कार्सिटी, या फिर वाटर सेड मैनेजमेंट, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मॉनसून, ये सबसे रिलेटेड हर साल सवाल आता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और अल नीनो पे क्या हो रहा है, ये सब सवाल घिसा पीटा सवाल है, 2 साल में एक बार आना ही आना है। तो ये सब आप किसी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं, लेकिन मेन जो फोकस आपका रहेगा वो NCERTs ही रहेगा 11th और 12th की। और उसके अलावा हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है कि सिलेबस उतना प्रिसाइज नहीं है, थोड़ा इधर उधर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि लिखा हुआ सिलेबस एकदम क्लियर कट नहीं है। तो अब उसमें देख लेते हैं कि आपको नोट्स किस किस चीज के बनाने हैं। तो पहला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें आपको 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT जो बुक है वो आपको रेफर करना है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, सुनामी प्रिपेयर कर लीजिएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर लीजिएगा। उसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, डियास्ट्रॉफिज्म हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो गया, हीट बजट हो गया, और टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, एयर मास की थ्योरी हो गया, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, ओशन सैलिनिटी हो गया, ओशन करंट्स हो गया, टाइड्स हो गया। फिर इंडिया से रिलेटेड ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस, डेल्टा ईस्टर्न साइड ही क्यों बनता है, कौन सबमर्जेंट है कौन इमर्जेंट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। इंडियन मानसून को थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, और इंडिया की रेनफॉल किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये सब आप डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें हर रिसोर्सेज को आप उठाइएगा, और जैसे आप कोल उठाए तो कोल उठाए इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, 4-5 जगह वो नोट कर लीजिएगा। फिर वर्ल्ड में किस किस कंट्री में पाया जाता है, जो 2-3 इंपॉर्टेंट कंट्री या रीजन है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो उस तरह आपका कोल प्रिपेयर हो गया। उसी तरह क्या क्या प्रिपेयर करना है, कोल के लिए कर लीजिएगा, आयरन कर लीजिएगा, कॉपर कर लीजिएगा, बॉक्साइट कर लीजिएगा, यूरेनियम, थोरियम, नेचुरल गैस, सेल गैस और ऑयल। इतना ही कर लेंगे, डेट इज मोर देन इनफ। लेकिन हाँ, नेचुरल गैस, सेल गैस, ऑयल हो गया,
थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब पे यूपीएससी का फोकस रहेगा। जो जो नए नए जो स्पेशली जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कोल बेड मीथेन हो गया, सेल गैस हो गया, यूरेनियम थोरियम हो गया, तो इसको तो काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल हो गया, फिर आर्टिक रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं, और साथ में ज्योग्राफी में क्या है कि सिलेबस क्लियर कट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना होगा इन मेकिंग नोट्स। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कौन कौन 5-6 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्स, जो की रिसोर्स है वो कहाँ मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट हो गया, एनर्जी हो गया। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, फिर लैंड के रेट्स हो गए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, तो आसपास बैंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मार्केट कहाँ पे है, कितना दूर है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और इवन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज दूसरे इंडस्ट्रीज के लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये सब सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो कोई सा भी इंडस्ट्री पूछा जाएगा, आपको ये फैक्टर पता है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेट कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे जो कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो ये सब आप डिटेल में कर लीजिएगा अच्छे से प्रिपेयर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, तो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्लड, ड्रॉट्स को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको ये हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट इसी के साथ आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जीएस पेपर 3 में। तो इसमें अर्थक्वेक के लेट से कॉजेज क्या क्या हैं, अर्थक्वेक वेव्स क्या होता है, डायग्राम बना दिया, अर्थक्वेक आ गया तो क्या क्या मिटिगेशन, प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स मेजर्स होते हैं, तो ये सब प्रिपेयर कर लिए तो ये काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर हो जाएगा। जियोलॉजिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन में आप प्रीवियस ईयर में जो जो सवाल आए हुए हैं तो आप उन पे फोकस कीजिएगा, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर सेट मैनेजमेंट, साउथ चाइना सी, आर्टिक सी ऑयल, तो ये सब जो प्रीवियस ईयर है उन्हीं पे फोकस करके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। उसके अलावा जो छठा है वो थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर लें तो वो बेटर होगा। सिलेबस में लिखा गया चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज या फिर वेटलैंड्स हो गया, या फिर आइस कैप्स हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के साथ ये क्लब करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट में क्या क्या मेन टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूंगा जिस समय मैं जीएस पेपर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये जीएस 1 की स्ट्रेटजी रही कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज गिवन इन द सिलेबस। और साथ में आपको अगर मार्क्स बूस्ट करना है तो हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, कल्चर में क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये मेरी जीएस पेपर 1 की स्ट्रेटजी थी। और पर्टिकुलर आपको फर्दर और भी कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जीएस 1 से या फिर किसी भी प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल उसका जो लिंक है वो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।